हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर अनुभा शर्मा और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर 7 के PYQs जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ICAR के AIEE एग्ज़ाम में आप लोगों ने कई सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। तो जो यूनिट नंबर 7 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आज हम इस लेक्चर के दौरान देखेंगे कौन किस तरीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके इस यूनिट से आते हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज Which one of the following condition correctly describe the method of sex determination? Choice number 1, X0 type of sex determination determine male sex in grasshopper. Choice number 2, X0 condition in human as found in Turner syndrome determine female sex. Choice number 3 or C, homozygous sex chromosome that is XX produce male in Drosophila, and the last choice is homozygous sex chromosome ZZ determine female sex in birds. ये लाइन टू लाइन क्वेश्चन आपका आया हुआ है जो मैंने लेक्चर में भी आपको पढ़ाया है और NCERT की बुक में भी एग्जैक्टली सेम लाइन दी हुई है। ठीक है, तो हम एक एक करके चारों चॉइस को देखते हैं। देखिए, चॉइस नंबर जो ए है इसमें X0 टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम डिटरमाइन द मेल सेक्स इन ग्रास होपर में जो मेल सेक्स है वो X0 टाइप का जो सेक्स क्रोमोसोम है ये डिटरमाइन करता है। उसमें एक X क्रोमोसोम होता है और दूसरा X क्रोमोसोम नहीं होता है, जीरो, X0 कंडीशन होती है। सेकेंड जो चॉइस है उसमें ये दिया हुआ है कि X0 कंडीशन इन ह्यूमन एज फाउंड इन टर्नर सिंड्रोम। हाँ, बिल्कुल सही बात है। टर्नर सिंड्रोम जो हैं, जो 3 सिंड्रोम है, क्लाइनीफेल्टर, डाउन एंड टर्नर सिंड्रोम, उसमें टर्नर सिंड्रोम का जो सेक्स कंडीशन है वो X0 ही होती है, लेकिन वो उसके सेक्स डिटर्मिनेशन का तरीका नहीं है ना। वो ये डिटरमाइन नहीं करेगा कि ये फीमेल सेक्स होगा, कंडीशन वही है, बट दैट इज़ अ टाइप ऑफ सिंड्रोम। थर्ड चॉइस हम क्यों नलीफाई करेंगे? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है होमोजाइगस सेक्स क्रोमोसोम XX प्रोड्यूस मेल इन ड्रोसोफिला, जबकि XX कंडीशन जो ड्रोसोफिला में है वो मेल नहीं, फीमेल ड्रोसोफिला की कंडीशन में होती है। एंड द फोर्थ चॉइस जिसमें लिखा हुआ है होमोजाइगस सेक्स क्रोमोसोम ZZ डिटरमाइन फीमेल सेक्स इन बर्ड्स, यहाँ बिल्कुल उल्टा लिखा हुआ है कि फीमेल सेक्स जो है फीमेल में नहीं, जबकि ये कंडीशन मेल में पाई जाती है इन केस ऑफ बर्ड्स। तो इन चारों चॉइस में जो बिल्कुल लाइन टू लाइन ये क्वेश्चन आया है, एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, X0 टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम डिटरमाइन द मेल सेक्स इन ग्रास हॉपर। इसका आंसर होगा आंसर नंबर 1 और ए। ठीक है, ओके, चलिए, यस, तो आंसर नंबर 1 बिल्कुल सही है। आंसर नंबर 1 पर ही हमने टिक लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग द बायोसिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन इन सिकल सेल एनीमिया पेशेंट, सिकल सेल एनीमिया हमने पढ़ा है ना, जेनेटिक डिजीज़ में हमने अभी जेनेटिक्स में देखा था। उसमें ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ड्यूरिंग द बायोसिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन, इसमें जब सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट्स में जब हीमोग्लोबिन बनता है तो जो ये CAC कोडॉन है, CAC कोडॉन इज ट्रांसक्राइब टू व्हाट? जो CAC कोडॉन है वो इनमें से किस में ट्रांसक्राइब होगा? क्या ये GUG बनाएगा जो कि चॉइस नंबर ए में दी हुई है, या ये GAG बनाएगा, है ना, या CAC और CUC? अब हमें पता है कि ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है। ट्रांसक्रिप्शन में हमारा जो DNA है, DNA से क्या बनता है? RNA बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज किया हुआ है पूरी तरीके से। अगर आपको अच्छे से याद हो तो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि हम ये पढ़ते हैं 6th पोजीशन पर क्या है, यस, बिल्कुल आपको सही याद आ रहा है, एडेनिन की जगह थायमीन आ जाता है। तो ये जो है एडेनिन की जगह थायमीन आ जाता है। तो यहाँ पर GAG का तो कोई जिक्र ही नहीं है, तो एक नॉर्मल कोडॉन की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये CAC की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या होगा, हमें पता है कि जो ये CAC है ये है ट्रांसक्रिप्शन। मैं यहाँ लिख देती हूँ ट्रांसक्रिप्शन, एंड ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा, दिस इज CAC कोडॉन की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये ट्रांसक्राइब होके क्या बनाएगा? C किसके साथ पेयरिंग करता है? C पेयरिंग करता है ग्वानिन के साथ। C करता है पेयरिंग, C से क्या बनेगा? ग्वानिन बनेगा। ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, और एडेनिन की जगह पर क्या नॉर्मल अगर DNA टू DNA होता है तो
थाइमिन ATGC हमें पता है, लेकिन जब DNA से RNA बनेगा तो एडेनिन की जगह पर आ जाएगा यूरेसिल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको GAG की जगह GUG, इससे कंफ्यूज किया हुआ है कि आप इस वाली चीज़ को याद करें और क्वेश्चन को गलत कराएं। ठीक है, यहाँ पर एक नॉर्मल कोडॉन की बात की हुई है CAC, जो कि ट्रांसक्राइब करके नॉर्मली एडेनिन की जगह अगर DNA to DNA होता है ना, रेप्लिकेशन होता, तो वहाँ पर थाइमिन आ जाता, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अपोजिट स्टैंड तो है नहीं है, एंटीपैरेलल स्टैंड्स तो है नहीं है, यहाँ पर DNA से RNA बन रहा है और RNA में एडेनिन जो बाइंड करेगा वो यूरेसिल से बाइंड करेगा। तो इस केस में हमारा जो आंसर होगा दैट वुड बी चॉइस नंबर 1 GUG। एंड बाकी जो चॉइसेस हैं उनको देखने की ज़रूरत ही नहीं बनती है, लेकिन एक बार फिर भी GAG नहीं, इसका बिल्कुल GA एडेनिन के साथ तो कन्वर्ट होगा नहीं, है ना, उसके साथ तो कन्वर्ट होगा नहीं, थायमिन होता एक बार, फिर भी आप कंफ्यूज हो सकते थे, सोच सकते थे। यहाँ है CAC, तो CAC ये भी नहीं हो पाएगा, कैसे हो पाएगा, ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, DNA to RNA बन रहा है। एंड देन CUC, यहाँ पर एडेनिन की जगह यूरेसिल तो ले लिया, यहाँ पर बाकी दोनों साइटोसिन ही यहाँ रहने दिए हैं। तो इस तरीके से बाकी तीनों चॉइस नलीफाई हो रही हैं। सो लेट देखते हैं कि हमारी हमने जो टिक लगाया है, येस दैट वुड बी द करेक्ट आंसर GUG। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है और आपको कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने इस तरीके की कोडिंग दी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। हीमोफीलिया इज एन इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर इन विच द ब्लड डज नॉट क्लॉट नॉर्मली ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन। हमें पता है हीमोफीलिया में क्या होता है, क्लॉटिंग नहीं हो पाती है ब्लड की, है ना। ये हमने जब अपना यूनिट नंबर 7 में जेनेटिक्स और जेनेटिक रिलेटेड डिजीज़ सारी की सारी पढ़ी थी, उसमें ये भी एक डिजीज़ थी जो हमने डिजीज़ नहीं, डिसऑर्डर कहना चाहिए, वहाँ पर इसका पूरा डिटेल पढ़ा था। वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि हीमोफीलिया इज़ एन इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर, it is a bleeding disorder, inherited bleeding disorder in which blood does not clot normally due to lack of ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन, क्योंकि इसमें ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन नहीं होती है। दिस रेयर डिजीज इज कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन ह्यूमन मेल। ये ह्यूमन मेल में ज़्यादातर दिखाई देती है बजाय ह्यूमन फीमेल के। क्यों, वाई, क्यों दिखाई देती है ह्यूमन मेल में, फीमेल में इतनी क्यों नहीं दिखाई देती? इन्होंने 4 चॉइस दी हुई हैं। इट इज़ वाई लिंक्ड रिसेसिव एलील, A चॉइस में इन्होंने बताया। B चॉइस X लिंक्ड रिसेसिव एलील। C चॉइस दी हुई है ऑटोसोमल रिसेसिव एलील। एंड 4th चॉइस यहाँ पर बताई हुई है X लिंक्ड डोमिनेंट एलील। अब आप बताइए ह्यूमन मेल में ये क्यों ज़्यादा दिखाई देती है, फीमेल में क्यों नहीं दिखाई देती है? हमें बहुत अच्छे से पता है कि ह्यूमन मेल का जो सेक्स क्रोमोसोम है जो डिटरमाइन करेगा कि मेल होगा या फीमेल होगा, वो होता है XY। ठीक है, तो जब ये वाई लिंक तो है नहीं, अगर वाई लिंक्ड होगा तो सारे मेल्स में होगा, लेकिन अगर ये किसी कैरियर फीमेल के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है और यहाँ पर आपका हीमोफीलिया का जीन है, ठीक है, तो ये क्रॉस करके यहाँ पर जाएगा। इन दोनों ने क्रॉस किया, ठीक है, इसने क्रॉस किया, XX आएगा, ठीक है, और इसने क्रॉस किया तो XY जाएगा, और इसने क्रॉस किया तो X और X ये जाएगा। तो यहाँ पर इस केस में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये इस केस में क्योंकि ये X लिंक्ड डिजीज़ है, यहाँ पर ये पूरी तरीके से क्या है, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगी, जबकि ये फीमेल में भी जा रहा है, मगर यहाँ पर इट अगेन एक्ट एज अ कैरियर, तो ये अपने आप को डोमिनेट नहीं कर पाएगी, रिसेसिव रह जाती है, इसलिए ये फीमेल्स में नहीं दिखता है। फीमेल एक्ट एज अ कैरियर ओवर हियर, और जबकि जो मेल है उसमें ये दिखाई देती है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा दैट वुड बी चॉइस नंबर B, इट इज़ अ X लिंक्ड रिसेसिव एलील। देखते हैं कि हमने सही क्वेश्चन पर सही आंसर पर टिक किया है या नहीं। राइट, हमने सही आंसर पर टिक किया है, इट इज़ अ X लिंक्ड रिसेसिव एलील। क्योंकि ये रिसेसिव है तो यहाँ पर जाकर जब इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग हुई तो यहाँ पर जाके इस जीन ने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया, क्योंकि ये अकेला ही था, यहाँ पर जाकर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, ये दोनों हैं, तो ये यहाँ पर रिसेसिव रह गए, दिस एक्ट एज अ कैरियर।
इन दोनों में जीन पहुंचा ही नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये आंसर क्लियर हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डीएनए स्ट्रैंड हैज़ द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। ये जो 4 चॉइसेस दी हैं इनमें से सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका है। अभी चारों जो चॉइस दी हुई हैं वो हमें क्या देखना होता है इस तरीके के क्वेश्चंस में। हमें पता है ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, हम ये जानते हैं। एंड एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। तो सिंपल सी बात है, इन चारों चॉइसेस में जिसमें ज़्यादा एडेनिन और थाइमिन होंगे एज कम्पेयर टू ग्वानिन एंड साइटोसिन, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। तो हम ये गिन लेते हैं चारों चॉइसेस में किस में ग्वानिन एंड साइटोसिन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, नंबर्स ज़्यादा है। कॉन्सेंट्रेशन से मेरा मतलब है नंबर ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू एडेनिन एंड थाइमिन। एडेनिन एंड थाइमिन जिसमें ज़्यादा होगा उसका लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा, क्योंकि उसकी बॉन्डिंग डबल बॉन्ड की है। वो जल्दी से आसानी से गर्म करने पर टूट जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स है ना, जल्दी से टूट जाएंगे। चलिए तो यहाँ पर हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6, डी चॉइस में 6 हैं। ठीक है, सी चॉइस देखते हैं। सी चॉइस में 1 2 3 4 हैं एडेनिन एंड थाइमिन। बी चॉइस में 1 2 3 4 5 हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एडेनिन एंड थाइमिन है चॉइस नंबर 1 में, या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ग्वानिन एंड साइटोसिन सबसे कम है। देखिए ग्वानिन 1 2 3 4 हैं ग्वानिन एंड साइटोसिन। यहाँ पर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड वाला जो ग्वानिन एंड साइटोसिन है वो 7 है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 है। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 है, बराबर है। ठीक है, तो हमें क्या पता चल रहा है कि ये देखिए यहाँ पर ग्वानिन एंड साइटोसिन सबसे कम है ए चॉइस में। तो इनके अंदर ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, वो कम है ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ज़्यादा है, तो इसी का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा। इसलिए यहाँ पर चॉइस नंबर 1 वुड बी द करेक्ट आंसर। लेट्स सी, यस चॉइस नंबर 1। ठीक है, इसको इस तरीके से काउंट किया जाता है, इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ 2 genes are placed 65 centimeter apart on a chromosome, then what will be the recombination frequency of these gene। अगर किसी 2 जीन में 2 जीन जो 65 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं किसी क्रोमोसोम में, तो उसकी रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी क्या होगी। रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी क्या होगी। अब आपको पता है कि रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में हमेशा ही मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी 50% होती है, ये हमें पता है। ठीक है, और वो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में जितना ज़्यादा दूर होंगे उतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी उनकी, लेकिन वो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी भी वो जीन्स लिंक्ड भी नहीं होने चाहिए, है ना। जब वो नॉन होमोलोगस में है तो लिंक भी नहीं होंगे, और मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी वुड बी 50%। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा दैट वुड बी द चॉइस नंबर सी, दैट इज 50%। ठीक है, ओके, यस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट just a second here, which of the following statement regarding nucleosome is incorrect। इन चारों चॉइसेस में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, हमें ये देखना है। ए चॉइस, अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स। बी चॉइस, न्यूक्लियोसोम इन क्रोमोटिन आर पैक्ड टू फॉर्म क्रोमेटिन फाइबर। C choice, nucleosome constitute repeating unit of chromatins. D, DNA is wrapped around positively charged histone hexamer to form nucleosome। यहाँ पर 4 चॉइस दी हुई हैं जिसमें हमें न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में पूछा गया है। न्यूक्लियोसोम से क्या बनता है, इट इज़ बीडेड लाइक स्ट्रक्चर, जो एक किसके ऊपर लिपटा हुआ होता है, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर लिपटा हुआ होता है, और फिर बीडेड लाइक स्ट्रक्चर ही आपस में लिपट कर क्या बनाता है, क्रोमेटिन फाइबर्स बनाता है। पहले क्रोमेटिन देन क्रोमेटिन फाइबर्स, ठीक है, और उसके बाद वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम फॉर्म करते हैं। तो जो फर्स्ट चॉइस हमारी दी हुई है इसमें इन्होंने कहा है कि न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर होते हैं, 200 बेस पेयर होते हैं, ये हमें याद होना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, डीएनए हेलिक्स में 200, न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर होते हैं।
ये बात बिल्कुल सही है, तो ए चॉइस हमारी करेक्ट हो गई, इनकरेक्ट नहीं है। सेकंड चॉइस, न्यूक्लियोसोम इन क्रोमेटिन आर पैक टू फॉर्म क्रोमेटिन फाइबर। सही बात है, ये जितने भी जो न्यूक्लियोसोम है वो मिलकर क्रोमेटिन बनाएंगे और वो सारे मिलकर क्रोमेटिन फाइबर बनाएंगे, तो बी चॉइस भी हमारी ठीक हो गई। थर्ड चॉइस वुड बी न्यूक्लियोसोम कॉन्स्टिट्यूट रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रोमेटिन। ऑब्वियसली न्यूक्लियोसोम की जो रिपीटिंग यूनिट है वो क्रोमेटिन बनाती है। जो डी चॉइस है जिसमें आपको लिखा हुआ है कि डीएनए इज रैप्ड अराउंड पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन हेक्सामर, दिस इज नॉट हेक्सामर, दिस इज ऑक्टामर, है ना, ऑक्टामर है। तो यहां पर इन्होंने आपको कंफ्यूज किया है टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसोम, ठीक है। तो ये यहां पर हेक्सामर नहीं है, ऑक्टामर है, इसलिए जो इनकरेक्ट आंसर है दैट, और इस क्वेश्चन में जो सही चॉइस है दैट इज डी चॉइस, ठीक है। तो हमारा डी चॉइस इज द राइट आंसर। चलिए, राइट, हम बिल्कुल सही कह रहे हैं कि डी चॉइस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ई कोलाई वॉज ग्रोन इन अ मीडियम containing heavy isotope of nitrogen. This was followed by transfer of cell into a medium containing normal nitrogen. Considering E. coli divide into 20 minutes, what would be the proportion of light, heavy and hybrid DNA density after 40 minutes? क्वेश्चन में कहा गया है कि जो ई कोलाई है उसको हैवी आइसोटोप वाले नाइट्रोजन में पहले ग्रो किया गया। तो ये जो ई कोलाई का अगर हम डीएनए ऐसे बना लेते हैं, डीएनए ही बना लेते हैं, तो इसका ये स्टैंड भी हैवी है, ये स्टैंड भी हैवी है, और फिर ये यहाँ पर डिवाइड करेगा। तो क्या होगा, डिवाइड करने के बाद एक हैवी रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने मीडियम चेंज कर दिया, यहाँ पर N14 में ग्रो कर दिया, तो एक हैवी रह जाएगा, एक लाइट हो जाएगा। लाइट एल करके डिनोट कर देते हैं। यहाँ पर भी दो स्ट्रैंड्स हमारे हैं, एक लाइट होगा और दूसरा हैवी होगा, ठीक है। ये हुआ 20 मिनट्स के बाद। इसके बाद फिर से 20 मिनट्स, फिर से क्या होगा, 4 स्टैंड्स बनेंगे, 1 2 3 एंड 4। दो ऐसे होंगे जिसमें दोनों लाइट हैं, और दो ऐसे होंगे जिसमें एक लाइट है, एक हैवी है, एक लाइट है, एक हैवी है ना, क्योंकि यहाँ पर मीडियम हमने चेंज कर दिया है। और ये हमने जब ई कोलाई वाला स्टैनले वाला एक्सपेरिमेंट देखा तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे से समझा था। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि ई कोलाई को जब हमने ग्रो किया इन हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, तो हैवी नाइट्रोजन में ग्रो किया है, तो उसके दोनों जब उसने रेप्लिकेट किया तो दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं वो क्या हुए, हैवी आइसोटोप उसमें इनकॉर्पोरेट हो गया नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन बेस। देन जब हमने नॉर्मल N14 में ग्रो किया, जब नॉर्मल में किया, उसके बाद पूछ रहे हैं लाइट, हैवी और हाइब्रिड डीएनए की डेंसिटी क्या होगी 40 मिनट्स के बाद। तो ए चॉइस हाइब्रिड डीएनए ओनली, बी चॉइस इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ हाइब्रिड डीएनए एंड लाइट डीएनए, लाइट डीएनए ओनली, हैवी डीएनए ओनली। 4 चॉइसेस दिए हैं। हाइब्रिड डीएनए ओनली ऐसा तो नहीं है, हाइब्रिड अकेला नहीं मिलेगा, हाइब्रिड तो मिलेगा कितने मिनट्स के बाद, 20 मिनट्स के बाद, जिसमें एक हाइब्रिड, एक हैवी और एक लाइट स्टैंड मिलेगा। यहाँ पर 20 मिनट्स के बाद हमको मिल गया हाइब्रिड, लेकिन ये पूछ रहा है 20 + 20, इस स्टेज पर पूछ रहा है इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ हाइब्रिड डीएनए एंड लाइट डीएनए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ हाइब्रिड डीएनए एंड लाइट डीएनए मिलेगा, क्योंकि उसके बाद हमने मीडियम चेंज कर दिया है। तो अब तो हैवी आइसोटोप जो पहले थे ओरिजिनल स्टैंड में थे उतने ही रहेंगे, यानी कि टू स्टैंड्स, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, बाकी सारे लाइट हो जाएंगे। लाइट डीएनए ओनली नहीं, ओरिजिनल जो पेरेंटल डीएनए वो भी प्रेजेंट रहेगा, तो ये चॉइस भी गलत हो जाती है। एंड द डी चॉइस हैवी डीएनए ओनली, ये चॉइस भी गलत हो जाती है क्योंकि हमने मीडियम चेंज किया है। तो आंसर वुड बी द चॉइस वी, इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ हाइब्रिड डीएनए एंड लाइट डीएनए। देखते हैं यही आंसर है, राइट, दिस इज़ द आंसर, क्योंकि यहाँ पर हमने मीडियम चेंज किया है। तो आप देख रहे हैं कि जितने भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हैं कि डीएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल, उन सब पर भी क्वेश्चंस बनकर आते हैं आपके AIEEE एग्ज़ाम में। तो उन सभी को आपको बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इन अ DNA सैंपल ग्वानिन कॉन्स्टिट्यूट 20% ऑफ बेस, what percentage of base would be adenine?
किसी डीएनए सैंपल में ग्वानिन की जो परसेंटेज है वो 20% है, तो एडेनिन की परसेंटेज क्या होगी, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। अब अगर हम चारगाफ रूल देखें तो ATGC ये 4 बेस हैं और इसमें ये बताया गया है एडेनिन प्लस जो प्यूरिन इज इक्वल टू पायरामिडीन। ठीक है, तो अगर इज इक्वल टू, अगर ये 20% है, ठीक है, और इसके पूरे का टोटल क्या होना चाहिए, 100% होना चाहिए। ये 20 है तो इसका मतलब ये भी 20 होगा, क्योंकि ग्वानिन किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, साइटोसिन के साथ बनाएगा। ठीक है, और फिर जो पार्ट बचा, यानी कि 40 तो ये हो गया, 20 ग्वानिन है और 20 साइटोसिन है। अब हमारा बच गया 60% पार्ट 100% ऑफ डीएनए में, तो उसमें 30 होगा एडेनिन और 30 होगा थाइमिन, तभी हमारा 100% आएगा। इसलिए अगर ग्वानिन 20% है तो जो हमारा एडेनिन पार्ट है इट मस्ट बी 30%। देखते हैं कि हमारी जो चॉइसेस हैं वो क्या दी हुई हैं। फर्स्ट चॉइस, ए चॉइस वुड बी 10%, बी चॉइस 20%, सी चॉइस 30% एंड डी चॉइस 40%। मेरे हिसाब से आपका जो आंसर होना चाहिए दैट वुड बी सी चॉइस 30%। देखते हैं आंसर है क्या, यस 30%। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, टोटल नंबर ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पायरामिडीन। ठीक है, क्योंकि उनको आपस में ही बॉन्डिंग करनी है। हमें पता है ग्वानिन बॉन्ड के बीच में बॉन्डिंग होगी साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, है ना, एंड एडेनिन की बॉन्डिंग होगी थाइमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। तो उनका जो अमाउंट है वो इक्वल होना चाहिए। इसलिए अगर ग्वानिन 20% है तो 101% एडेनिन 30% ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग बीटा डीएनए। बीटा डीएनए के लिए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। चॉइस नंबर 1 और ए, एट ईच स्टेप ऑफ असेंड द स्ट्रैंड टर्न 36 डिग्री। बी चॉइस 12 बेस पेयर आर इन्वॉल्व इन वन फुल टर्न। एक फुल टर्न में 12 बेस पेयर होते हैं बीटा डीएनए में। इस क्वेश्चन में ये ऐसा दिया हुआ है। सी चॉइस द पिच वुड बी 34 एंगस्ट्रॉम एंड डी चॉइस द राइज पर बेस पेयर वुड बी 3.4 एंगस्ट्रॉम। अब आप ये देख रहे हैं कि जितने भी मेजरमेंट हैं डीएनए हेलिक्स में कि एक दो बेस पेयर के बीच में कितनी दूरी है, एक टर्न में कितने बेस पेयर्स होते हैं, पिच कितनी बड़ी होती है, उस पर भी क्वेश्चन बनता है। तो ये सारे के सारे डेटा आपको याद होने चाहिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। तो आपको पता है एक पूरा फुल टर्न लेने में 10 बेस पेयर होते हैं, ना कि 12, है ना। और यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया है, इनकरेक्ट रिगार्डिंग बीटा डीएनए। तो आपकी जो चॉइस सही यहाँ पर बैठ रही है दैट वुड बी 12 बेस पेयर आर इन्वॉल्व इन वन फुल टर्न। आपका आंसर आएगा चॉइस नंबर बी। देखते हैं यही सही आंसर है या नहीं। यस, दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन इन यूकैरियोट्स इंक्लूड। ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन जो यूकैरियोट में होता है उसमें क्या क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या है। पहले चलिए चारों चॉइस पढ़ते हैं एक बार। ए चॉइस पॉडी एडिनाइलेशन, कैपिंग एंड कोडिंग। बी चॉइस कैपिंग, स्प्लाइसिंग एंड कोडिंग। सी चॉइस कोडिंग, स्प्लाइसिंग एंड पॉली एडिनाइलेशन एंड डी चॉइस कैपिंग, स्प्लाइसिंग एंड पॉली एडिनाइलेशन। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन क्या है। ट्रांसक्रिप्शन हमें बहुत अच्छे से पता है क्योंकि हमने लेक्चर अच्छे से देखा है, डीएनए टू आरएनए इस ट्रांसक्रिप्शन, राइट। ये हमारा ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अब ये जो आरएनए हमारा बना हुआ है, इस आरएनए में क्या होते हैं, एक्सॉन और इंट्रॉन लगे हुए होते हैं, है ना। एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन। फिर इसमें क्या होती है, फाइनल एमआरएनए बनने से पहले इसमें होती है स्प्लाइसिंग,
ठीक है, एक्सॉन्स हमारे निकल जाते हैं और यहाँ पर कैपिंग होती है पॉली जी एंड पॉली ए, टेल बनती है, टेलिंग। ये पूरा का पूरा मॉडिफिकेशन होता है इन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में। तो क्या रहा, एक तो कैप लगेगी एंड स्प्लाइसिंग होगी, क्योंकि एक्सॉन इंट्रोन लगातार लगे हुए हैं। कोडिंग पार्ट रहेगा, नॉन कोडिंग पार्ट हट जाएगा एंड पॉली ए टेल लगेगी जिसे बोलते हैं पॉली एडिनाइलेशन। तो आंसर वुड बी द डी चॉइस, कैपिंग, स्प्लाइसिंग एंड पॉली एडिनाइलेशन। यहाँ पर कोडिंग ये दो यहाँ पर दिया हुआ, तीनों बाकी चॉइसेस में कोडिंग वर्ड दिया हुआ है, तो ये वैसे भी नलीफाई हो रहे हैं। हमें पता है कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन के टाइम पर कोई कोडिंग नहीं होने वाली है, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा डी चॉइस। देखते हैं हमारा आंसर सही है या नहीं। यस, दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन आर जनरली फाउंड इन बैक्टीरिया, अमीबा, स्लाइम मोल्ड्स एंड इंसेक्ट। पॉलीसिस्ट्रोनिक जिसमें कई सारे सिस्ट्रोन होते हैं, ये किस में पाया जाता है? अब आप इसमें निगेटिवली अगर इसको देखें, चॉइसेस हटा के देखें, तो आप बहुत आराम से बता पा रहे हैं कि पॉलीसिस्ट्रोनिक जो जीन है वो बैक्टीरिया में पाया जाएगा, क्योंकि बाकी सारे बैक्टीरिया हैं ही नहीं। आप इस तरीके से कर सकते हैं, या आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी यूकैरियोट हैं उसमें मोनोसिस्ट्रोनिक होते हैं और बैक्टीरिया में पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन पाए जाते हैं। तो आंसर वुड बी योर चॉइस नंबर ए, दैट इज बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 12, विद रेस्पेक्ट टू जेनेटिक कोड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यहाँ पर इनकरेक्ट वाले क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, तो हमारे को करेक्ट बाकी तीन चॉइसेस पता होंगी तभी हम इनकरेक्ट पर टिक लगा सकते हैं, है ना, वरना हम कंफ्यूज हो जाएंगे किसी भी दो चॉइसेस में। तो ये कह रहे हैं कि जेनेटिक कोड के रेफरेंस में इन चारों चॉइसेस में कौन सी एक चॉइस ऐसी है जो कि गलत है। सबसे पहली चॉइस इन्होंने ए चॉइस दी हुई है, 61 कोडॉन कोड फॉर 20 अमीनो एसिड्स। चॉइस नंबर बी है जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। चॉइस नंबर सी, AUG एक्ट एज अ इनिशिएटर कोडॉन। चॉइस नंबर डी, जेनेटिक कोड इज डीजनरेटिव। बताइए, डी चॉइस डीजनरेटिव होते हैं जेनेटिक कोड? हाँ, बिल्कुल सही बात है, तो ये चॉइस तो ठीक है। इनिशिएटर कोडॉन एंड टर्मिनेटर कोडॉन हमें याद होने चाहिए। AUG इनिशिएटर कोडॉन है, हमें पता है। टर्मिनेटर कोडॉन भी 3 होते हैं, वो आप बताएंगे कौन कौन से हैं जो टर्मिनेट करते हैं रिएक्शन को, है ना। तो ये आंसर भी सी चॉइस करेक्ट है। एंड 61 कोडॉन कोड फॉर 20 अमीनो एसिड, ये चॉइस भी ठीक है। यूनिवर्सल नहीं होते हैं जेनेटिक कोड, ये हमें पता है। जितनी भी क्वालिटीज़ जेनेटिक कोड की हमने पढ़ी थी वहाँ हमने ये पढ़ा था कि जेनेटिक कोड डीजनरेटिव होते हैं। तो आपका जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है चॉइस नंबर बी, जेनेटिक कोड इज़ यूनिवर्सल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। येस, दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हुई है। इन लैकोपेरॉन सीक्वेंस ऑब्लिक रीजन बाइंड्स विद। लैकोपेरॉन में जो सीक्वेंस है वो किससे बाइंड करता है? रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड टू रिप्रेसर प्रोटीन टू स्विच ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। रिप्रेसर प्रोटीन टू स्विच ऑन द स्ट्रक्चरल जीन। सी चॉइस, रेगुलेटरी जीन टू स्विच ऑफ द ओपेरॉन। डी चॉइस, इंड्यूसर टू स्विच ऑन द ऑपरेटर। इन लैकोपेरॉन सीक्वेंस और रीजन बाइंड्स विद। लैकोपेरॉन में जो सीक्वेंस हैं वो किससे बाइंड करेगा? जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो स्ट्रक्चरल जीन के साथ बाइंड कर जाएगी उसे स्विच ऑफ करने के लिए, या रिप्रेसर प्रोटीन स्विच ऑन करने के लिए स्ट्रक्चरल जीन पे के साथ बाइंड करेगी। थर्ड चॉइस, रेगुलेटरी जीन है उसके साथ बाइंड करेगी टू स्विच ऑफ द लैकोपेरॉन, या इंड्यूसर से बाइंड करेगी टू स्विच ऑन द ओपेरॉन। ये हमारा आंसर है। तो आंसर वुड बी रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड टू स्विच ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन, क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, लैक्टोज की एब्सेंस में अगर ये प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है,
तो नॉर्मली जो ये स्ट्रक्चरल जीन होते हैं वो नॉन फंक्शनल रहते हैं। जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा उसी टाइम पर ये स्ट्रक्चरल जीन काम करेंगे और लैक्टोज को किस में कन्वर्ट कर देंगे, ग्लूकोज पर गैलेक्टोज में, इन द प्रेजेंस ऑफ बीटा लैक्टामेज एंजाइम ये तोड़ते हैं उसके मोनोमर यूनिट में इन द एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज, अगर ग्लूकोज नहीं होता है तो रिप्रेसर प्रोटीन नॉर्मली स्विच ऑफ रखती है किसको, स्ट्रक्चरल जीन्स को। चलिए, और ये कहाँ पर जाके बाइंड करती है, ये ओपेरॉन सीक्वेंस जो होता है हमारा, ओ जिसे हम डिनोट करते हैं स्ट्रक्चरल जीन में, उसके साथ जाकर बाइंड कर रही होती है, ताकि उससे फिर नॉर्मली रेगुलेटरी सीक्वेंस बाइंड नहीं करते हैं, बाइंड नहीं होंगे तो आरएनए पॉलीमरेज एक्टिवेट नहीं होगा तो आगे ये जो स्ट्रक्चरल जीन अपने अपने प्रोडक्ट्स बनाएंगे वो नहीं बना पाएंगे। तो ये इस क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ई कोलाई इज ग्रोन इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, लैक्टोज की एब्सेंट में अगर ई कोलाई को ग्रो किया जाए, इट विल स्टॉप द सिंथेसिस। ये रिलेटेड क्वेश्चन है, लैकोपेरॉन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर ई कोलाई को लैक्टोज की एब्सेंस में ग्रो किया जाए तो ये क्या सिंथेसाइज करना बंद कर देगा, राइबोन्यूक्लियेज, बीटा लैक्टामेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, पाइरुवेट काइनेज। ये अभी अभी मैंने आपको बताया था पिछले वाले क्वेश्चन के एक्सप्लेन करने में कि अगर ई कोलाई को लैक्टोज की एब्सेंस में ग्रो किया जाएगा तो कौन सा, ये जो एंजाइम है बीटा गैलेक्टामाइडेज, जिसे बीटा गैल भी कहते हैं, ये बनेगा ही नहीं। ये कब बनता है, कब सिंथेसाइज होता है, जब लैक्टोज प्रेजेंट होता है ना, लैक्टोज प्रेजेंट होता है तब बीटा गैलेक्टामाइडेज, यहाँ लिख लेते हैं, लैक्टोज इन द प्रेजेंस ऑफ बीटा गैलेक्टामाइडेज अपने मोनोमर यूनिट में टूट जाता है, जिसे फर्दर सेल यूटिलाइज करती है, सेल और ई कोलाई। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में टूट जाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज से, है ना। तो जब अगर लैक्टोज है ही नहीं तो फिर ये बीटा गैलेक्टामाइडेज सिंथेसाइज ही नहीं होगा, तो उसकी एब्सेंस हो जाएगी, या इट विल स्टॉप सिंथेसिस ऑफ बीटा गैलेक्टामाइडेज। दिस वुड बी द आंसर। तो आंसर आपका जो आएगा ये होगा सी चॉइस, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैकोपेरॉन रिक्वायर फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज इज स्विच्ड ऑन व्हेन, लैकोपेरॉन कब स्विच ऑन होगा, यहां पर ये पूछा गया है। लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म के लिए कब स्विच ऑन होगा। ए चॉइस दिया हुआ है जब लैक्टोज प्रेजेंट हो, बी चॉइस लैक्टोज एब्सेंट हो, सी चॉइस रिप्रेसर बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन, रिप्रेसर इंटरएक्ट with inducer, glucose is present. Choose the correct answer from the option given below. A and D only, lactose is present, and D, repressor interact with the inducer. हाँ, दोनों ही चॉइस सही लग रही हैं क्योंकि लैक्टोज की प्रेजेंट में ही ये लैकोपेरॉन स्विच ऑन होता है और रिप्रेसर प्रोटीन जो है इंड्यूसर यानी कि लैक्टोज के साथ ही बाइंड कर जाती है। ये तो दोनों सही हैं, लेकिन अगली चॉइस भी देखते हैं, बी एंड सी। लैक्टोज इज एब्सेंट, लैक्टोज एब्सेंट होगा तो लैकोपेरॉन स्विच ऑन होगा ही नहीं, वो तो स्विच ऑफ कंडीशन में होगा क्योंकि उसको ओब्वियसली ग्लूकोज वहाँ पर अपनी मेटाबॉलिज्म के एक्टिविटी के लिए एज अ फूड मिल रहा होगा, एज अ एनर्जी सोर्स मिल रहा होगा। तो यहाँ बी चॉइस आ रही है तो ये तो गलत ही हो गया। एंड सी चॉइस है रिप्रेसर बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन। रिप्रेसर ऑपरेटर रीजन से तभी जाके बाइंड करता है जब उसे स्ट्रक्चरल जीन को बिल्कुल स्विच ऑफ रखना होता है, नॉन फंक्शनल रखना होता है ना। और जब लैकोपेरॉन एक्टिवेट होगा, स्विच ऑन होगा, तो रिप्रेसर प्रोटीन वहाँ जाके बाइंड नहीं करेगी ऑपरेटर से। तो ये चॉइस भी हमारी नलीफाई हो रही है, बी चॉइस। और सी चॉइस में भी या 3 चॉइस में भी बी ऑप्शन दिया हुआ है, ग्लूकोज इज एब्सेंट, तो ये भी वहाँ पर जाकर ख़त्म होती है। 4th चॉइस है ए एंड सी, लैक्टोज इज प्रेजेंट एंड सी, रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन। ऑपरेटर से बाइंड होगा तब तो वो बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ इस केस में, इन चारों चॉइसेस के केस में हमारा जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो है चॉइस नंबर 1, ए एंड डी ओनली। लैक्टोज प्रेजेंट होना चाहिए और रिप्रेसर वो इंड्यूसर के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए या बाइंड करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट टू ऑथेंटिकेट द
एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी की यहाँ पर बात की गई है। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी सुनते ही आपको एकदम से दिमाग में आना चाहिए कि इट इज़ रिलेटेड टू माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, चलिए चारों चॉइस पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग बॉडीज लाइक बैक्टीरिया। प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन ऑन बैक्टीरियल सेल वॉल। सी चॉइस, दिस इज नॉट द चॉइस, दिस इज जस्ट एन ऑप्शन, ऑथेंटिकेट कर रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए, बिल्कुल सही बात है, उसके पास अपना खुद का डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड बैक्टीरिया डिफर इन साइज, इज इट? नहीं, दोनों ऑलमोस्ट सेम साइज के होते हैं, यही तो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी में बताया गया है। माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम रिजेंबल टू द बैक्टीरियल राइबोसोम, इसकी जो राइबोसोम है वो बैक्टीरियल राइबोसोम्स के साथ मिलते हैं। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। करेक्ट आंसर यहाँ पर चूज करना है। बी एंड सी, presence of membrane protein and on bacterial cell wall, is it? And C, mitochondria have their own DNA। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया पे अपना डीएनए तो होता है, लेकिन ये बी चॉइस यहाँ पर सही नहीं है। C एंड D, mitochondria have their own DNA and D, बैक्टीरिया एंड माइटोकॉन्ड्रिया डिफर इन साइज, नहीं डिफर नहीं करते हैं ये साइज में, ऑलमोस्ट सेम साइज के होते हैं। ए एंड बी, माइटोकॉन्ड्रिया आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग बॉडीज लाइक बैक्टीरिया, बिल्कुल सही बात है। एंड बी, प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन ऑन बैक्टीरियल सेल वॉल, ये भी बिल्कुल सही बात है। बी एंड डी, प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड बैक्टीरिया एंड माइटोकॉन्ड्रिया डिफर इन साइज। तो यहाँ पर चॉइस नंबर 4 हमारी बन रही है, दैट वुड बी द करेक्ट आंसर, कि बी और डी, माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया डिफर करते हैं साइज में, नहीं, वो सेम साइज के होते हैं। इसीलिए ये कहा गया कि वो किसी ज़माने में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वो प्रोकैरियोट्स थे, उनके पास अपना क्रोमोसोम है, वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, आधे से ज़्यादा वो अपनी मैकेनिज्म खुद ही कर लेते हैं, है ना। एंड बी चॉइस, प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन ऑन बैक्टीरियल सेल वॉल। तो यहाँ पर हमारी चॉइस नंबर 4 जो है वो करेक्ट आंसर है, जो कि इनकरेक्ट है टू ऑथेंटिकेट एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अ 4000 बेस पेयर लॉन्ग प्लाज्मिड गिव्स अ सिंगल बैंड ऑफ अ 4000 बेस पेयर अपॉन डाइजेशन विद EcoR1। After introduction of a point mutation, digestion of the same EcoR1 give a single band at 2000 base pair on the agarose gel electrophoresis। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक प्लाज्मिड है जिसका कि साइज 4000 बेस पेयर है, एक प्लाज्मिड है जिसका कि साइज 4000 बेस पेयर है, और इसको जब किसी एक एंजाइम EcoR1 के साथ डाइजेस्ट किया तो इनको एक बैंड मिला जो कि 4000 बेस पेयर का था। और जब इन्होंने एक पॉइंट म्यूटेशन इसमें क्रिएट कर दी और दोबारा से इस प्लाज्मिड को रन किया एग्रोस जेल में, तो इनको 2000 बेस पेयर का 2000 बेस पेयर का बैंड मिला। पहले 4000 का मिल रहा था, बाद में 2000 का मिला। तो ये कह रहे हैं इन चारों चॉइसेस में से कौन सी बेस्ट एक्सप्लेन करती है इस चीज़ को। फर्स्ट चॉइस इन्होंने दी हुई है ए चॉइस, द म्यूटेशन लीड टू डिलीशन ऑफ 2000 बेस पेयर ऑफ द प्लाज्मिड। बी चॉइस, म्यूटेशन इंट्रोड्यूस another EcoR1 site of the plasmid. C choice, mutation make DNA more fragile and it break into 2 pieces during purification. Fourth choice, the mutation make DNA replication deficient and only 200 base pair of DBA can be copied every time. 4 चॉइसेस इन्होंने दी हुई हैं। तो फर्स्ट चॉइस ये कह रही है कि म्यूटेशन से क्या हुआ, लीड्स टू डिलीशन, की इन्होंने म्यूटेशन जो किया उससे एक जो 2000 बेस पेयर का था वो डिलीट हो गया, वो जो साइज था प्लाज्मिड का वो छोटा हो गया, 2000 बेस पेयर डिलीट हो गए। पहला चॉइस ये कहता है। बी चॉइस कहती है कि म्यूटेशन ने एक और EcoR1 की साइट इंट्रोड्यूस कर दी इस पूरे प्लाज्मिड में, ठीक है। सी चॉइस है तो म्यूटेशन से DNA ज़्यादा फ्रजाइल हो गया और
पीसेज में टूट गया। और फोर्थ चॉइस तो द डीएनए मेक डीएनए रेप्लिकेशन डेफिशिएंट, वो रेप्लिकेट नहीं कर पाया और 200 बेस पेयर का क्या पेयर एवरी टाइम होता है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जो पॉइंट म्यूटेशन है वो आपको, जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है वो एक पर्टिकुलर, जैसे AGGA, मान लिया ये कोई एक पर्टिकुलर न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रेच है, तो अगर वो इस साइट को पहचान रहा है, रिकॉग्नाइज कर रहा है, तो यहीं पर जाकर चॉप करेगा। ठीक है, अगर ये ACGT है और इसको C और G के बीच में रिकॉग्नाइज करना है तो ये यहीं करेगा। ठीक है, तो ये इसमें हो सकता है कि अगर इन्होंने पॉइंट म्यूटेशन करी है, यानी कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंजेस किए हैं, हुए हैं पॉइंट म्यूटेशन में, एक और EcoR1 की साइट जनरेट हो गई हो, और जब जनरेट हो गई हो तो एग्जैक्टली 2000 बेस पेयर पर अगर वो जाकर बनी है, तो जो प्लाज्मिड है उस पूरे प्लाज्मिड अगर यहाँ से चॉप होता तो एक बैंड मिला उनको 4000 बेस पेयर वाला, एक और इंट्रोड्यूस हो गई तो उनको 2000 वाले 2 मिले, लेकिन बैंड तो एक ही मिलेगा क्योंकि वो उनका मॉलिक्यूलर वेट तो समान है ना। इसलिए म्यूटेशन इंट्रोड्यूस एनदर EcoR1 साइड इनटू द प्लाज्मिड, जो कि एग्जैक्टली 2000 बेस पेयर वाली होगी। तो मेरे हिसाब से इसका जो आंसर है वो बी चॉइस, राइट, बी चॉइस होना चाहिए। म्यूटेशन ने एक और EcoR1 की साइट इंट्रोड्यूस कर दी इस प्लाज्मिड में जो एग्जैक्टली 2000 बेस पेयर पर थी, तो वहाँ पर उनको 2000 बेस पेयर वाला बैंड मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए इज फाउंड इन, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए आपको पता है किस किस में पाया जाता है, हमने यूनिट नंबर 7 में पढ़ा है। लाइसोसोम एंड क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम में पाया जाता है क्या? नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम, यहाँ पर भी लाइसोसोम आ गया है। क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, यस, ये हमें बहुत इजी क्वेश्चन है और हमें पता है कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में ही एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए पाया जाता है। गोल्जी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये तो चॉइस हो ही नहीं सकती। तो इतने सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं, लेकिन इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए होता क्या है और ये किस किस जगह पर पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी, ये तो अभी हमने शुरू में एक और क्वेश्चन में डिस्कस किया था। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी बिटवीन 2 जीन ऑन अ क्रोमोसोम, इट मस्ट बी 50%, ये हमें याद रखना है। किसी भी 2 जीन के बीच में रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम 50% होती है, जबकि वो लिंक नहीं होते हैं। देखिए आंसर नंबर सी, दैट इज़ 50%। क्वेश्चन नंबर 19, द जेनेटिक मटीरियल ऑफ अ वायरस is it DNA? A choice. Is it RNA? B choice. Is it DNA और RNA? And D choice DNA and RNA। तो क्या आंसर होगा? हमारा जो वायरस है उसका जेनेटिक मटेरियल DNA भी हो सकता है, RNA भी हो सकता है, तो एंड नहीं है, DNA और RNA वुड बी द आंसर। चॉइस नंबर सी वुड बी द आंसर। तो आपको और एंड में ध्यान रखना है, और आप ढंग से अगर क्वेश्चन पेपर अटेंड करेंगे, देखिए ऊपर नीचे ही चॉइस दिए हैं, तो अगर आप ध्यान से अटेंड करेंगे तो आप इस पर सही जगह पर टिक करके आएंगे। तो आंसर वुड बी यस, सी चॉइस, DNA और RNA एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल ऑफ अ वायरस। क्वेश्चन नंबर 20, इन DNA रेप्लिकेशन लीडिंग स्ट्रैंड रेप्लिकेट्स, जो लीडिंग स्ट्रैंड है वो कैसे रेप्लिकेट करता है? इज इट 5' टू 3' डायरेक्शन कंटिन्यूसली, 3' टू 5' डायरेक्शन कंटिन्यूसली, 5' टू 3' डायरेक्शन डिसकंटिन्यूसली, और 3' टू 5' डायरेक्शन डिसकंटिन्यूसली। लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड के बारे में हमने रेप्लिकेशन में पढ़ा था। लीडिंग स्ट्रैंड क्या होता है? लगातार बढ़ रहा होता है, एंड डायरेक्शन क्या होती है? 5' टू 3'। ठीक है, कंटिन्यूसली 5' टू 3'। तो अकॉर्डिंग टू मी चॉइस नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर। यस, ए वुड बी द करेक्ट आंसर। जो लीडिंग स्ट्रैंड है वो कंटिन्यूसली होता है, इसीलिए उसको लीडिंग कहा जाता है, लैगिंग स्ट्रैंड या ओकाजाकी फ्रैगमेंट नहीं कहा जाता, और ये 5' से 3' डायरेक्शन में बढ़ रहा होता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर ऑल द क्वेश्चन PYQs रिलेटेड टू योर यूनिट नंबर 7। आई थिंक आपको काफ़ी कुछ आइडिया हो गया होगा इस यूनिट के से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा भी आपके पास अगर क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वी कैन डिस्कस इट लेटर ऑन। थैंक यू सो मच।